गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 11/11/20 के लिए है। हम सभी को पता है वर्कशीट 10 से हमारा लेसन 4 पदार्थ, धातु और अधातु शुरू हो चुका है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। मतलब हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि धातुओं की रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सभी बच्चों को ये दिख रही हैं बच्चों, ये हमारी पीरियोडिक टेबल से कुछ धातु और अधातु लिए हुए हैं, जिनके हमने यहाँ पे प्रतीक दिए हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, H। ऐसे हीलियम का क्या होता है, He। और लिथियम क्या क्या होता है, Li। बेरिलियम का क्या होता है, Be। बोरोन का B। कार्बन का C। नाइट्रोजन का N। ऑक्सीजन का O। फ्लोरीन का F। नियॉन का Ne। सोडियम का Na। मैग्नीशियम का Mg। एल्युमिनियम का Al। फास्फोरस का P। सल्फ़र का S और क्लोरीन का Cl। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये लिख लेंगे, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज़रूरी है अब हम कि इसको याद करें। हमने 7th में भी याद करे थे, तो ये इनके बिना हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, ये सभी बच्चे वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनके चिन्हों को याद कर लेंगे। इनके चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे हम कार्बन कहीं लिखना हो तो हम पूरा कार्बन ना लिख के वहाँ पे हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन लिखना हो तो हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इनके प्रतीक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आज की वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, मतलब उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है अभिक्रिया, जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो अभिक्रिया का अर्थ होता है, इंग्लिश में उसको रिएक्शन कहते हैं। इसका अर्थ समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से डील करती हैं। जैसे कि हम स्किन पे कोई क्रीम लगाते हैं और उस क्रीम को लगाने से हम कहते हैं कि हमारी स्किन में वो क्रीम लगाने से कुछ रिएक्शन हो गई, कुछ अभिक्रिया हो गई, जिसके कारण हमारी त्वचा पर दाने आ गए। तो बच्चों, जो ये रिएक्शन यहाँ पे जो हुई स्किन और क्रीम के बीच में, तो वो होती है अभिक्रिया, जिसके कारण क्या निकल गए, दाने। तो बच्चों, ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब हम अभिक्रिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब किन्हीं दो चीज़ों में हमेशा अभिक्रिया होने के लिए, रिएक्शन होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब वो दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, जुड़ेंगी, तो एक नई चीज़ बनती है, अभिक्रिया हो जाती है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब भी अभिक्रिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब दो चीज़ों में कोई अभिक्रिया हो रही है, वो दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं और एक नई चीज़ को बना रही हैं। जैसे हमारी स्किन पर क्रीम लगाने से उनमें रिएक्शन हुई, उनमें कोई अभिक्रिया हुई, जिसके कारण हमारी स्किन पर एलर्जी हो गई, दाने निकल आए, है ना। तो वो होती है अभिक्रिया का रिएक्शन, अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको नंबरिंग 1 कर लेते हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मतलब धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, मतलब जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ पे है? हमारी वायुमंडल में चारों तरफ ऑक्सीजन है ना। तो वो ये क्या कहते हैं? धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अब बच्चों, इनके नामों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक नाम है और आपको ऐसे ही समझने हैं। तो जैसे धातु कोई भी मेटल हो गया, मेटल्स हमने पढ़े थे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये सारी क्या है? धातुएं ही हैं। ठीक है, धातु जब ऑक्सीजन के साथ, मतलब वायुमंडल में जो हमारी उपस्थित ऑक्सीजन है, उसके साथ जब वो अभिक्रिया करती है, मतलब वो जो आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे दिखा है ना, अभिक्रिया मतलब जुड़ गई हैं, दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो एक नई चीज़ बन रही है। तो ठीक है,
ये दोनों जब धातु और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, तो क्या चीज़, ये एरो को बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एरो की टोपी जहाँ जिसकी तरफ होती है इसका मतलब वो चीज़ बन रही है। तो समीकरण में ये दोनों चीज़ें धातु और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं और इन दोनों को मिलके क्या नई चीज़ बन रही है, तो वो बन रही है धातु ऑक्साइड बन रहे हैं। तो ये बात अच्छे से याद कर लो कि धातु जो होते हैं, मतलब मेटल्स जो होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन होती है उनमें, ऑक्सीजन और धातु जब आपस में जुड़ते हैं, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उनसे कौन सा नया पदार्थ निकलता है, तो उनसे जो नया पदार्थ निकलता है उसका नाम क्या है, धातु ऑक्साइड। ये आप अच्छे से कर लीजिए याद कि धातु और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम अपनी 7वीं कक्षा का दोहराएं तो हमें याद है कि हमने क्रियाकलाप किया था जिसके अंदर हमने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया था और जिसको हमने जलाया था। जब हमने उसको जलाया था तो जैसे फुलझड़ी जलती है वैसी उसमें से सफ़ेद चिंगारी निकली थी। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, कुछ ऐसी सी चिंगारी निकली थी ना, सफ़ेद सफ़ेद सी चिंगारी सी, जैसे फुलझड़ी में निकलती है, पटाखों को जलाने पे निकलती है, वैसे ही निकली। और उसके बाद जो मैग्नीशियम रिबन जो था, जो एकदम किस में बदल गया था, एक सफ़ेद राख में बदल गया था, सफ़ेद राख। और वो सफ़ेद राख क्या थी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड थी। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों थी, क्योंकि जो धातु थी मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, एक धातु, वो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जले ना। कोई भी चीज़ कब जलती है, जब वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है ना। तो वायुमंडल में जब ऑक्सीजन थी तो उसकी उपस्थिति में जब वो मैग्नीशियम रिबन जो धातु था वो जब जला तो उसने ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ने अभिक्रिया कर ली, दोनों में आपस में जुड़ गए, वो दोनों आपस में मिल गए और दोनों ने मिल के एक नई चीज़ बना दी। वो क्या बनाई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना बच्चों याद रहेगा आपको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे वर्कशीट में हमें क्या बताया हुआ है। हमें बताया हुआ है लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वे वायु की ऑक्सीजन वे नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाती हैं, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें सबको पता है जो हमारे लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे की खिड़कियाँ होती हैं और जो हमारे ये ब्रिजेस होते हैं, है ना, फ्लाईओवर पे जो ब्रिजेस होते हैं वो सब लोहे के बने हुए हैं, है ना, लोहे के बने हुए हैं। अब बच्चों क्या होता है, जब उनको जब वो बनते हैं स्टार्टिंग में नए नए तो वो कितने चमकदार होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद मतलब जैसे कि हम सोचे कुछ समय के बाद क्या होता है, वो लाल लाल हो जाते हैं, है ना। वो लाल लाल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो हर चीज़ से, हर तरह के मौसम से वहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है, उनका वायु में ऑक्सीजन उपस्थित है, वो वहाँ से वायु से अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब क्या होती है, बारिश होती है तो बारिश होने के बाद वायु में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो वो नमी हो जाती है। तो अब यहाँ पे बताया है कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, जो लोहे की वस्तु होती है, लोहे की कोई भी चीज़ जो होती है, जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं, वो वायु में खुले तो रहते हैं, वो ब्रिजेस होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे खुले तो रहते हैं, ये थोड़ी ना कि हम इनको ढक देते हैं, नहीं ना। तो वो क्या कहते हैं, वायु में उपस्थित, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है और जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया रिएक्शन हो जाती है, मतलब वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं, आयरन ऑक्साइड। ये बात हमेशा याद रखना कि धातु जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। चाहे यहाँ पे हम मैग्नीशियम रख दे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से कर दे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम को रख दे ऑक्सीजन के साथ तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जो भी और भी हमारे जो आयरन होता है, आयरन को ऑक्सीजन के साथ कर दे तो आयरन ऑक्साइड। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना कि धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसे ही लोहे की वस्तु को जब खुला छोड़ दिया और जब उसने ऑक्सीजन व नमी के साथ क्रिया कर ली तो क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे अभी जो हमने नीचे सिंबल्स याद किए थे, आयरन का Fe होता है सिंबल, ऑक्सीजन का O होता है और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो मतलब जो लोहा था, आयरन को लोहा कहते हैं हिंदी में, जब लोहा था Fe जब उसने
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ और जल मतलब जो भी मॉइस्चर था वायु में, नमी जो थी उसके साथ जब अभिक्रिया कर ली तो आयरन ऑक्साइड बना दिया F। ये इसका फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड का Fe2O3। तो बच्चों ये आयरन ऑक्साइड है क्या है? तो ये आयरन ऑक्साइड का अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये जंग है। तो ठीक है, तो जंग का अगर हम केमिकल नेम देखें तो वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, सरल शब्दों में। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दिखाया हुआ है मैग्नीशियम का सिंबल क्या था? Mg। और उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, तो मतलब अभिक्रिया मतलब ये दोनों चीज़ आपस में जुड़ के एक नई चीज़ बना रहे हैं। तो ये नई चीज़ कौन सी बन रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या थी? वो सफ़ेद रंग की राख थी। सफ़ेद रंग की राख को हम अगर उसका रासायनिक नाम देखेंगे तो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप बच्चों आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड्स बनाती हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक बात और बताई हुई है इस कॉलम में। यहाँ पे ये बताया हुआ है, अगर हम देखें तो जो कॉपर होते हैं मतलब जो तांबे के बर्तन होते हैं, जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं, आप देखते हैं घरों में तांबे के बर्तन होते हैं, ग्लास होते हैं, जग होते हैं, और जब हम उसको धोए ना, कुछ भी ना करें और ऐसे उसको खुला छोड़ दें तो कुछ समय के बाद उसमें हरे हरे रंग का पदार्थ आ जाता है, हरे हरे रंग की परत जम जाती है। तो बच्चों वो हरे हरे रंग की पदार्थ क्या होता है? वो क्या करती है? वायु में उपस्थित जो नमी होती है, अब यहाँ पे आपको ये पूरी समीकरण दिखाई हुई है, वो क्या होती है? वायु में उपस्थित, अब ये कॉपर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? Cu से। तो Cu क्या है? कॉपर भी एक धातु है और उसमें वायु में उपस्थित नमी, और नमी में क्या क्या आ रहा है? जल आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। तो जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल गई, मतलब ये नमी वायु जो थी, वायु में जो नमी थी उस नमी ने कॉपर के साथ तांबे के साथ जब अभिक्रिया कर ली तो क्या बना दिया उसने बना दिया कॉपर हाइड्रोक्साइड। जहाँ पे भी OH लग जाता है पीछे तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो क्या बना दिया उसने? हाइड्रोक्साइड बना दिया और कॉपर कार्बोनेट बना दिया। तो बच्चों ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो चीज़ें नई बन गई वो क्या थी? वो हरा रंग का पदार्थ ही था जो कॉपर पे लग गया था, जिसकी वजह से कॉपर जो था वो करोड हो गया था। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सरल शब्दों में समझे तो कॉपर का बर्तन जो कि धातु से बना है, जब हम उसको नमी वाली वायु में खुला छोड़ देते हैं बिना उसको ढके ढुके, जब वो सीधा उस नमी वाली वायु के संपर्क में आता है, कोई भी चीज़ में रिएक्शन कब होंगी? जब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी। तो जब वो नमी वाली वायु और कॉपर जो था वो आपस में टकराए, आपस में जुड़ गए तो उन्होंने एक नई चीज़ बना दी। तो उस नई चीज़ का नाम क्या था? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, जिसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो वो जो हरा पदार्थ उस कॉपर पे आ जाता था तो वो था कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे वर्कशीट में हमें क्या बताया हुआ है। इसको थोड़ा रब कर देते ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय। अब बच्चों यहाँ पे एक बात हम थोड़ा और 7th क्लास का रिकॉल करेंगे। हमने अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की चीज़ें ली थी और उनको जांचा था कि उनकी जो प्रकृति है, जो उनका नेचर है, वो अम्लीय है या क्षारकीय, मतलब एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, उसको जांचने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के सूचक लिए थे, इंडिकेटर्स लिए थे। जैसे हमने हल्दी ली थी, गुड़हल के पुष्प लिए थे, मतलब चाइना रोज़ लिया था, फिर हमने लिटमस पेपर लिए थे, लिटमस पत्र लिए थे, है ना, और हमने उनसे जांचा था। तो बच्चों यहाँ पे अब हम ये जांचेंगे कि जो धातु ऑक्साइड बन गए, अब मतलब जो धातु के ऑक्साइड बन गए, जब धातुओं ने, मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, रिएक्शन हो गई तो वो धातु ऑक्साइड बन गए। अब वो धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय थी या क्षारीय थी, अब हम आगे ये जानेंगे। तो ये जांचने के लिए हम आगे लिटमस पत्र का इस्तेमाल करेंगे। लिटमस पत्र को हम थोड़ा और रिकॉल करते हैं, वो 2 प्रकार के पढ़े थे। एक हमने पढ़े थे लाल रंग के लिटमस पत्र होते हैं, एक नीले रंग के लिटमस पत्र होते हैं। और लाल रंग के लिटमस पत्र जो होते हैं, अगर हमारा कोई घोल, हमारा कोई सॉल्यूशन अगर अम्लीय होता है तो उसमें वो अम्लीय में कौन सा रंग देगा? तो हम याद करें तो हमने पढ़ा था कि
अमल के अंदर जो हमारा नीला लिटमस पत्र होता है, नीला लिटमस पत्र लाल में बदल जाता है और लाल लिटमस पत्र को जब हम उस घोल में डुबोएंगे तो वो लाल का लाल ही रहता है ना। और ऐसे ही हमने क्षारक में पढ़ा था कि जो लाल लिटमस पत्र होता है जब उसको उस घोल में डुबोएंगे तो वो नीले रंग का हो जाएगा, जो ये पुष्टि करेगा कि कोई भी घोल क्या है, क्षारकीय है। और जो नीला लिटमस पत्र होगा जब उसको उस घोल में डुबोते हैं तो वो नीले का नीला ही रह रहा था। तो ये हमारी सूचकों ने हमें ऐसे मदद की थी जांचने में कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो बच्चों अब उसको हम जांचेंगे धातु ऑक्साइड को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं सीधा आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है। मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे हमने देखा था ऐसे ही होता है ना, पतला चपटा सा छोटा छोटा रिबन। और हमने क्या करा, उसको जला दिया, उसको हमने जला दिया। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो बहुत सफ़ेद धुआं हुआ, सफ़ेद चिंगारी आई और उसके बाद क्या बन गई, उसकी एक सारी राख बन गई। ये क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब वो राख बन गई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब मैग्नीशियम जल गया तो उसने क्या बना दी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये सफ़ेद रंग की राख बनी थी क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने क्या किया, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल लिया। हमने क्या किया, उस मैग्नीशियम को सिंपल पानी लिया और उस पानी में अच्छे से घोल लिया। अब उस पानी में घोलने के बाद हमने लिटमस पत्र लिए। हमने लिटमस पत्र याद है बच्चों, हमने ऐसा ही लिटमस पत्र देखा था जो लाल रंग का होता है। अब उस लिटमस पत्र पर हमने उस वाले घोल की, जो हमारा ये घोल ऊपर बन गया था जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड घोल दिया था, इस वाले घोल की कुछ बूंदें यहाँ पे डाली। और यहाँ डालने पर हमने देखा कि जो लाल लिटमस पत्र था वो नीले में बदल गया। तो जब लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, क्षारक है। तो ये क्या है, क्षारक। तो इसका मतलब धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति, उनका नेचर क्या होता है, क्षारकीय। वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़रा सा भी कुछ ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ये सारे में हमें पूरा बताया हुआ है कि कैसे हमने ये किया है। और हम अंत में देखते हैं, अंत में हम ये कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। जो हमने देखा क्षारीय हमने कैसे जांचा, जब हमें लिटमस पत्र की मदद से जांचा तो जो हमारा लाल लिटमस पत्र था वो नीले में बदल गया था, जिसमें ये बात कंफर्म हो गई कि वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो क्या था, उसकी प्रकृति, नेचर क्या था, क्षारीय था। तो इसी प्रकार जब हम और धातुओं को लेते हैं और जब उनके घोल बनाते हैं और लिटमस पत्र की जांच करते हैं तो सब में ही क्षारकीय आता है। तो ये बात से पुष्टि हो जाती है कि क्या होते हैं, ये क्षारक होते हैं। अभी हम आगे और एक क्रियाकलाप से इसको करके देखेंगे जिससे हमें और कंफर्म हो जाएगा कि धातु के ऑक्साइड हमेशा ही क्षारीय होते हैं, मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया धातुओं की। अब हम दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं, इसको और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अब यहाँ पे बच्चों वही बात आ गई कि धातु जो होती है जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करती है, पानी के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और साथ के साथ उसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि धातु जमा जल, मतलब धातु और जल आपस में अभिक्रिया करें, आपस में जुड़ रहे हैं। कोई भी चीज़, नई चीज़ तब बनती है जब दो मिनिमम चीज़ें आपस में जुड़ेंगी। तो यहाँ पे धातु मतलब मेटल, कोई भी मेटल और जल के साथ जब वो अभिक्रिया कर रहा है तो उसमें से क्या चीज़ निकल रही है, एरो देखो कहाँ जा रहा है, धातु ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है, अब इसको हम क्रियाकलाप से देखते हैं। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें लिखा हुआ है कि सोडियम जो होता है बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। अब हम याद करो, हमें लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि सोडियम धातु एक ऐसी धातु होता है, सोडियम मेटल एक ऐसा मेटल है जो इतना नरम होता है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। क्या हम लोहे को, एल्युमिनियम को या स्टील को या आयरन को या हम कॉपर को कैल्शियम को, क्या हम इनको काट सकते हैं? नहीं, तो हम इनको नहीं काट सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम आसानी से
चाकू से काट सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक और गुण बता दिया कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एकदम अभिक्रिया कर लेता है और ये ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है और जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सोडियम ने जब पानी के साथ अभिक्रिया कर ली तो उसमें आग लग गई है ना। अब इसको हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं। अभी बच्चों सोडियम है, ये क्या है? सोडियम है जिसको ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सारा क्या है? सोडियम है, सोडियम। और ये इतना नरम होता है जो चाकू से कट जाता है। अब इसको एक बॉटल में रखा हुआ है और बॉटल में क्या भरा हुआ है? तेल। तो इसको तेल में रखा हुआ है, दिख रहा है ये। और तेल में ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये पानी और जल से एकदम संपर्क में आती अभिक्रिया कर लेता है। अब इसको देखते हैं कैसे। अब हमने क्या किया, इस सोडियम का छोटा सा टुकड़ा काटा और उसको कॉटन में लपेट कर पानी में डाल दिया। ऐसे दिख रहा है, ये सोडियम था और ये पानी था, उसमें लपेटकर पानी में डाल दिया। और डालते ही हमने देखा कि उसने क्या कर ली? आग पकड़ ली, क्योंकि धातु जो सोडियम धातु होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है जो पानी के संपर्क में आते ही अभिक्रिया कर लेती है और उसमें क्या लग गई? आग लग गई। तो बच्चों अब जब ये धातु जब जल गया तो उसके धातु जला, क्योंकि वायु में क्या थी? ऑक्सीजन थी, है ना। तो ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे जल गया। उसके बाद वो पानी में घुल गए। तो इसका मतलब अगर हम इस पानी को जांचेंगे और लिटमस पत्र की मदद से तो इसकी भी प्रकृति क्षारीय आनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने इस घोल में लिटमस पत्र डाला। लिटमस पत्र कौन से रंग का डाला? लाल लिटमस पत्र डाला। और जैसे ही हमने उसको पानी में डुबोया, ये दिख रहा है, पानी में डुबोया, तो डुबोने पे इसमें कौन सा रंग आ गया? ये दिखा यहाँ पे कौन सा रंग आ गया? नीला रंग आ गया। तो इसका मतलब अब ये बिल्कुल पुष्टि हो गई कि कोई भी धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम रिबन हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब की प्रकृति, उन सब का नेचर बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो बच्चों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे हमने बहुत सारे अलग अलग रंग धातुएँ ली हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, पोटेशियम। और हमने ये देखा है कि जब हमने एल्यूमिनियम में डाला तो उसने पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं की, कॉपर ने नहीं की, आयरन ने जल्दी से नहीं की, लेड ने नहीं की, लेकिन मैग्नीशियम और पोटेशियम इन सब में बुलबुले आने शुरू हो गए। तो इसका मतलब जो धातुएं होती हैं वो धातुएं, सारी धातुएं एकदम अभिक्रिया नहीं कर लेती हैं। सभी धातु जो होती हैं समय लेती हैं। अब जैसे लोहे में जंग लगने में काफ़ी समय लगता है, ये नहीं होता कि अगर आज नया दरवाज़ा है और पानी और वायु में अगर नमी है और ऑक्सीजन उपस्थित है तो लोहे ने जंग एकदम दिखा दिया, नहीं, उसको लगने में भी काफ़ी समय लगता है। तो बच्चों धातु जो होते हैं समय के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब कुछ धातु जो होती हैं बहुत जल्दी अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातु काफ़ी समय लेती हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं वर्कशीट में हमें आगे क्या बताया हुआ है। तो आगे बताया हुआ है कुछ धातु आयरन या लोहा जल में धीमी अभिक्रिया करती है। अब मतलब वही बात बताई हुई है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं जैसे कि आयरन जो होता है वो जल के अंदर बहुत ही स्लोली अभिक्रिया करते हैं, एकदम रिएक्शन नहीं करते, इतनी अभिक्रियाशील नहीं होते जितना सोडियम होता है। ठीक है, सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। अब सोना, चांदी, ये सब भी क्या है? ये सब भी धातु ही हैं, मेटल्स ही हैं और ये जल के साथ, पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, कोई भी अभिक्रिया, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है जो हम आभूषण पहनते हैं। तो बच्चों ये बात बहुत याद रखना कि कभी भी सोना जो होता है वो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारी धातुएं जो होती हैं वो पानी के साथ अलग अलग गति, मतलब अलग अलग अपने अलग अलग पेस से अभिक्रिया करती हैं। तो जैसे कि सोडियम एकदम अभिक्रिया कर लेता है तो आयरन को ज़्यादा समय लगता है। तो मतलब ज़्यादा कोई धातु ज़्यादा समय लेगी अभिक्रिया करने में तो कोई कम लेगी और कोई करेगी नहीं, जैसे सोना बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार अगर हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या सीखा है। हमने आज धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा है और हमने पढ़ा है
पहला कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ जब धातु अभिक्रिया करते हैं मतलब जब धातु और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो एक नई चीज़ बनती है, वो होती है धातु ऑक्साइड। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब धातु और जल आपस में जुड़ते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम आज जांचते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को देखेंगे। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अब हमने देखा था कि सोडियम जो होता है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छे से है कि सोडियम धातु जो होती है बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इसी जो कि ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से उनके संपर्क में आते ही अभिक्रिया करती हैं, इसीलिए वो बहुत अधिक, और वो क्या करती है, इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है जिसके कारण उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो इसीलिए उसको सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि आग ना लगे। ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन जब जले, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो कोई भी चीज़ कब जलती है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो इसका मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, हमने पढ़ा था धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ के धातु ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम धातु की जगह मैग्नीशियम रख देंगे और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका यहाँ पे ये हमें बहुत अच्छे से समीकरण दिया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से रब कर दे दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये समीकरण आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। अब हमें पता है जो हम पेंट करते हैं तो बच्चों वो पेंट क्या होता है, वो पेंट भी एक प्रकार का धातु ही होता है जो हम लोहे पे चढ़ाते हैं। तो हम पेंट क्यों करते हैं, हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, है ना, ताकि वो वायु में नमी के संपर्क में ना आए, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। तो इसलिए हम लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट करते हैं। तो ये हम इसका आंसर यहाँ पे से लिख सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं, यहाँ पे से इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो जिससे लोहे में जंग ना लगे उससे बचाने के लिए पेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 4 देखते हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चों हमने यहाँ पे 2 क्रियाकलाप से जाना है। पहला जो था वो मैग्नीशियम रिबन था, जब मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन गए, जब हमने उनको पानी में घोला और उसकी जांच की लिटमस पत्र से, तो जिसमें लाल लिटमस पत्र नीले में बदल गया। और लाल लिटमस पत्र नीले में कब बदलता है, जब वो क्षारक होता है। तो यहाँ पे पता चल गया कि क्षारकी है। ऐसी सोडियम जब हमने लिया, सोडियम को पानी में घोला और जब आग निकली वो आपस में घुल गया, रिएक्शन हो गई। तो हमने जब दोबारा से लाल लिटमस पत्र डुबोया वो फिर से नीला हो गया। तो इसका मतलब ये पुष्टि हो गई है कि जो धातु के ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर, उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये इसका आंसर है 4th का। ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बच्चों एक और बात, ये हमारा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, लेकिन अभी हमारा कोविड-19 का खतरा बना हुआ है। तो हमें कोविड-19 में अब तक जो प्रिकॉशंस लेते आ रहे हैं उनको बरकरार रखना है। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है और अगर ज़रूरी हो तो ही निकलना है, और निकलते वक्त ध्यान रखना है कि हम मास्क को ज़रूर पहने। और दूसरा, कोई भी सरफेस को टच नहीं करना है अगर, और हम अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करें और 20 सेकंड के लिए उसको साबुन से धोते रहें। और हम अपने किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि अगर उस व्यक्ति को संक्रमण है, अगर उस व्यक्ति को कोविड-19 है
तो उससे हमें ना लगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को इस फेस्टिवल सीज़न में बचाएं हम, ताकि फेस्टिवल का भी मज़ा ले सकें और कोविड-19 से भी अपने आप को बचाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ से हमें संक्रमण लगने का बहुत ही खतरा है। और बच्चों, ज़रा सा भी जुकाम, खांसी और फीवर आने पर तुरंत अपनी जांच करवानी है और अपना ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है, कोशिश यही करनी है। स्टे सेफ एट होम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।